तेज कर्कश सायरन की गूंज, बिजली का ब्लैकआउट और हर कोने में सतर्कता की लहर। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि सिविल डिफेंस की गाजियाबाद में आयोजित की जा रही विशेष मॉक ड्रिल की तैयारी है। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल की अगुवाई में ये युद्ध अभ्यास बिना युद्ध के पूरे शहर को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग देगा। ड्रिल का सबसे अनूठा हिस्सा है सायरन की भाषा। चीफ वार्डन ललित जायसवाल ने बताया कि सायरन केवल शोर नहीं बल्कि एक चेतावनी कोड है। पहला सायरन खतरे की आहट, सतर्क हो जाइए। दूसरा सायरन तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचिए। तीसरा सायरन खतरा टल गया है लेकिन सतर्कता बनाए रखें। ये प्रणाली न केवल युद्धकालीन परिस्थितियों के बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में भी समय पर प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी। ड्रिल में ब्लैकआउट का भी अभ्यास होगा। हवाई हमले जैसी स्थिति में रोशनी छुपाकर दुश्मन को दिशा भ्रमित करना जरूरी होता है। नागरिकों को सिखाया जाएगा कि ऐसे समय में घर की खिड़कियां कैसे ढकी जाएं, अनावश्यक बिजली का उपयोग कैसे रोका जाए और सामूहिक अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए। सिविल डिफेंस ने गाजियाबाद के 10 स्कूलों और कई रिहायशी सोसाइटीज को इस अभ्यास के लिए चुना है। स्कूलों में छात्रों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित निकासी और आपदा के समय आत्म संरक्षण की विधियां सिखाई जाएंगी। वहीं सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर पूरे समुदाय को जागरूक किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी भाग लेगी। आगजनी बचाव कार्य और आपातकालीन चिकित्सा सहायता जैसे पहलुओं में विशेषज्ञता के साथ फायर ब्रिगेड इस अभ्यास को और प्रभावशाली बनाएगी। इस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिफेंस एक्सपर्ट और 1971 युद्ध के पूर्व सैनिक कर्नल टीपी त्यागी ने कहा कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1971 में हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था और बांग्लादेश को अलग देश बनाकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। अब अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकियां देता है तो भारत के पास MIRP तकनीक है जिससे एक साथ 10 अलग अलग स्थानों पर बम गिराए जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मॉक ड्रिल के दौरान घरों में काले शीशे या पर्दे का प्रयोग हो, गाड़ियों पर काली पट्टी लगाई जाए, समय समय पर गड्ढे और बंकर बनाए जाए। टीपी त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान अब 1971 जैसी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। मौजूदा हालात में वो 3 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं झेल सकता। सर, गृह मंत्रालय की तरफ से एक एनओसी जारी किया गया, पूरे देश के अंदर अलर्ट। इस तरह से बॉर्डर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सीमा पर पुलिस को फोर्स को तैनात किया गया है। उसके बाद अब सिविल डिफेंस पर भी जिम्मेदारी आ गई है और उसको लेकर एक मॉक ड्रिल होनी है। किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, किस तरह की मीटिंगों की दौर जा रही है और आपने भी मीटिंग की है। इससे पहले ADM सिटी से भी आप मिलकर आए थे, वहाँ पर क्या बिंदु वो बताए गए हैं जिन पर कल मॉक ड्रिल की जाएगी? जिस तरह के निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं, सिविल डिफेंस की बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो तत्पर रहती है हमेशा। और पड़ोसी देश या किसी दुश्मन देश का आक्रमण होता है तो हवाई हमला और अन्य आपदा में वो सिविल डिफेंस खड़ी होती है उनके लिए। तो हमें मॉक ड्रिल करना है। 1971 के बाद दोबारा सिविल डिफेंस ये मॉक ड्रिल कर रही है, पूरे देश में हो रही है, तो गाजियाबाद में भी हो रही है। तो हम 10 स्कूलों में बच्चों को हम ट्रेन करेंगे कि हवाई हमले के दौरान सायरन बजेगा तो आपको कैसे एक्ट करना है, क्या करना है। और सायरन जब बजता है तो यानी कि हवाई हमला होने वाला है, और दूसरी तरह का सायरन बजता है कि हवाई हमला हो चुका है, और एक तीसरा सायरन बजता है तो उसमें ये होता है कि हवाई हमला ख़त्म हो गया, अब आप सुरक्षित हैं। तो इसकी ट्रेनिंग 10 स्कूलों में दी जा रही है, 4 हिंडन पार्क के स्कूलों में, 6 इधर के स्कूलों में, और इसके अलावा 6-7 जगह हम रात में ब्लैकआउट की ट्रेनिंग भी करेंगे कल। सर, जिन सायरनों की बात आप कर रहे हैं, क्या वो स्कूलों के अंदर लगे हुए हैं, पहले से ही लगा दिए गए हैं या उसकी प्रिपरेशन अब की जानी है? नहीं, हमारे ये भी है, सिविल डिफेंस गाजियाबाद के अंदर कितने लोग तैनात हैं जो इस पूरे मॉक ड्रिल को करवाएंगे? जो सायरन की आपने बात पूछी, हमारे पर पर्याप्त मात्रा में सायरन है। हमारे पास लगभग 10 सायरन है, तो हमारे लिए 10 जगह करना आसान है। दूसरी बात है कि हम 650 लोग तो रेगुलर हमारे भर्ती हो चुके हैं, बाकी लोग भर्ती हो रहे हैं। लेकिन अगर हम फायर फाइटर्स की बात करते हैं तो हम लगभग संख्या 1000 की हमारे पास है। कितने सर विभागों की आवश्यकता आपको इसमें पड़ने वाली है? क्या पुलिस विभाग से भी आप मदद लेंगे या जिला प्रशासन से किसी तरह की मदद सिविल डिफेंस को चाहिए होगी इस पूरे मॉक ड्रिल को कराने के लिए? इस मॉक ड्रिल में तो हम सिविल डिफेंस खुद ही सक्षम है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कोई हमला होता है तो फायर विभाग, एम्बुलेंस, CMO, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है उसमें। तो उनके समन्वय बैठक शायद DM साहब अभी 12:30 बजे करने जा रहे थे। कर्नल साहब,
भारत और पाकिस्तान में लगातार तनाव चलता जा रहा है और युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वो पाकिस्तान ये धमकी देता है कि न्यूक्लियर बम से हम हमला कर देंगे और भारत पूरी तरीके से तैयार है। किस प्रकार से आप देखते हैं? हालांकि सिविल डिफेंस को भी अलर्ट किया गया है कि मॉक ड्रिल की जाए, अगर युद्ध होता है तो किस प्रकार से लोगों को बचाया जा सके। देखिए, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्रपाल त्यागी है और मैंने 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा है और उसमें उनके 93,000 सिपाहियों को बंदी भी बनाया गया था, पतलूनें उतरवाई गई थी, बंदूकें डलवाई गई थी। पर जब ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं तो मैं ये बता दूं कि अगर उसके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से एक छोटे मोटे एरिया में एक आध बटालियन को वाइप आउट कर भी दिया गया, जैसे उनका वो जोकर मंत्री बोलता था कि हमारे पास पाव पाव भर के बम है, हिंदुस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो स्ट्रेटेजिक बम डालेगा और हमारे पास MIRV टेक्निक है। MIRV टेक्निक का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक ही प्रहार में 10 बम को डिफरेंट जगह पे डालना, डिफरेंट वार हेड को इस्तेमाल करना, इसी टेक्निक को कहते हैं। यानी कि फिर पाकिस्तान अपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ढूंढता रह जाएगा। लिहाजा न्यूक्लियर एक्शन का मैं नहीं समझता कि ये कोई रियल बात है। दूसरी बात बची जो ये मॉक ड्रिल की बात है, ये मॉक ड्रिल एक बार नहीं, ये अक्सर होती रहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन लोगों को चीफ वार्डन ऑफ सिविल डिफेंस बनाया जाता है वो फौजी बैकग्राउंड के बजाय वो दरअसल में अच्छे साधन संपन्न लोगों को ज़्यादा ढूंढते हैं। पर नेवरदीलेस जो होना चाहिए वो ये है कि एक प्रैक्टिस की जाए जिसमें जो गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं वो आधी ब्लैक हों और जो मकानों के शीशे हैं वो आधे ब्लैक हों या कम से कम उन पर काले पर्दे लगाए जाएं। शट आउट के लिए बाकायदा एक सायरन बजाया जाए और सायरन के बजते ही अस्पताल हो या मकान, दुकान हो या इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान, उनकी लाइटें ऑफ कर दी जाएं। थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर नाले बनाए जाएं या गड्ढे खोदे जाएं या बंकर बनाए जाएं जिसमें जाके लोग बम फटने की आवाज़ में शरण ले सके। कानों के लिए समझाया जाए कि आप अपने कानों में ब्लास्ट होने पर रुई लगा सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है जो मॉक ड्रिल में शामिल है और ये की जानी चाहिए। लेकिन ये चलिए, अभी सरकार ने कहा है 1971 में युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग बनाया इंदिरा गांधी ने जब थी, तो कितने दिन तक ये युद्ध चला? अगर अब युद्ध होता है तो किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, जो 1971 का युद्ध था वो 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर की शाम को सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया, जो नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय हम वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर आगे बढ़ रहे थे। अगर हम सांप का फन उसी समय कुचल सकते थे अगर कुछ दिन युद्ध और चलता, यानी कि ये युद्ध 13 दिन चला। अब दरअसल में एक हमने मापदंड बनाया हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में कम से कम 20 दिन का वार वेस्टेज रिजर्व होना चाहिए। वार वेस्टेज रिजर्व क्या होता है? ये वो है कि आपने पहले दिन तो लड़ाई लड़ ली, लेकिन दूसरे दिन के लिए जो आपको सामग्री चाहिए, जो आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में डिफेंस प्रोडक्शन चाहिए, जो गोला बारूद चाहिए, जो आर्टिलरी की शेल चाहिए, जो टैंक के गोले चाहिए, जो जेट के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए या जो नेवी के शिप के लिए फ्यूल चाहिए, वो लगातार आपको मिले। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कम से कम 20 दिन का वार वेस्टेज रिजर्व होना चाहिए। वो भी तब जब नॉर्मल वार है। अगर इंटेंस वार है तो फिर इसकी और ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है। जी, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से टोटल मीडिया में भी छा रहा है और एक्सपर्ट भी बताते हैं कि पाकिस्तान 96 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, यही तो है, वो जो 96 घंटे नहीं टिक पाएगा, यही इसी को वार वेस्टेज रिजर्व कहते हैं, WWR। पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 3 दिन का ही वार वेस्टेज रिजर्व है, क्योंकि वो खुद बता चुके हैं कि उनके जो जेट्स हैं
उसके लिए इससे ज़्यादा उनके पास फ्यूल नहीं है, एक्सरसाइज के लिए फ्यूल नहीं है। अरेबियन सी में जो उन्होंने शिप उतारे हुए हैं वो ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो अगर उनके पास वार वेस्टेज रिजर्व 3 दिन का है तो वो लंबी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? क्या आपके भारत पीओके हासिल कर पाएगा इस बार? भारत को तो बहुत पहले पीओके हासिल कर लेना चाहिए था सर। इसमें देखिए कई सारे कारण हैं आपके सामने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीओके के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान इतिहास में इतना कमज़ोर कभी नहीं रहा जितना आज है, क्योंकि बलूचिस्तान भी उसके अगेंस्ट, खैबर पख्तूनख्वा भी उसके अगेंस्ट और अफ़गानिस्तान के तालिबान भी उसके अगेंस्ट। वो कहते हैं दोनों तरफ के पश्तूनों को मिला दो और हम भी हिंदुस्तान की तरह से पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, पीओके उसके अगेंस्ट। ऐसे समय में अगर पीओके को हम ना लें तो मैं समझता हूँ कि ये तादाद से ज़्यादा दरिया दिली दिखानी होगी। और एक आखिरी बात वो ये कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उस समय हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी जो आज है। इस कैपेबिलिटी का नाम है स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी हम अपनी ज़मीन पर रहते हुए पाकिस्तान के पीओके के लॉन्च पैड को तबाह कर सकते हैं। आज हमारे पास में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, हमारे पास राफेल है जिनमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। वी शुड टेक पीओके। क्या पाकिस्तान के अब टुकड़े होने के और आसार दिखाई दे रहे हैं? हाँ, 1971 में 2 टुकड़े हुए थे, अब 4 टुकड़े होने के आसार दिखाई दे रहे हैं।